सो गुड इवनिंग। हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे से कुछ लोगों ने क्वेश्चन नंबर्स लिखे, वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। बाकी लोगों के जो डाउट्स हो क्वेश्चन नंबर लिखते जाइए, बताते चलेगा साथ साथ। यू आस्क फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सो आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 8। आपको 8 से पहले तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। So question number 2, 3 and 5. So let me start with question number 2. In question number 2, it's given the unit of rate constant of zero order reaction. आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था मोल्स पर लीटर पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स, ये यूनिट ऑफ के होती है। अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो n की जगह 0 पुट कर दो, सो यूनिट विल बी मोल्स पर लीटर सेकंड इनवर्स। Then you ask question number 3. For question number 3, it's saying for a zero order reaction, T half of initial T half that is half life is A is the initial concentration, उनका रिलेशन लिखता है। तो आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के पता है T half is equal to C naught upon 2 क्या होता है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो इसका मतलब T half proportional to C naught हो गया। क्वेश्चन में C naught की जगह A वैल्यू दी हुई है, that's why it is directly proportional, so T half is proportional to A। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एक टेबल ड्रॉ कराई थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसी को रेफर करते जाना, आपको फटाफट आंसर पता चलता जाएगा। Now you ask question number 5. 5 में लिखा है the concentration is expressed in moles per liter and time in second, the unit of rate constant of first order reaction। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के सेम क्वेश्चन नंबर 2 वाला ही कॉन्सेप्ट लगा दो। यूनिट ऑफ के और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन we may write it as moles per liter power 0 second inverse, moles per liter power 0 is 1 simply, so we may write simply second inverse। Okay, then you ask question number 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो टाइम के साथ रेट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। टाइम t इक्वल टू 0, 10, 20 और 30 पे रेट देखो 2.8, 2.78, 2.81, 2.79 है। इसका मतलब रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी टाइम कुछ भी हो रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का। सो 6 क्वेश्चन में रेट ऑफ द रिएक्शन इज कांस्टेंट, रेट ऑफ द रिएक्शन इज कांस्टेंट, और किस ऑर्डर में रेट कांस्टेंट होता है? जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट क्या लिखते हैं? माइनस dA by dt is equal to K into active mass of A power 0, and A power 0 is constant value, K is constant, so rate is constant, that means zero order reaction। ठीक है, ओके। Then you ask question number 8। In question number 8 से when a reaction takes place in 3 steps, the rate constants are K1, K2 and K3। The overall rate constant K equal to K1, K3 by K2 is given। If energy of activations are 40, 30 and 20, the overall energy of activation is asked। तो देखो सारे रेट कांस्टेंट्स के पहले एक्सप्रेशन लिख लो आप फटाफट। So let me assume K is equal to A e raised power minus A by RT। जो आपको फाइंड आउट करना है। K1 equal to A1 e raised power minus A1 is given for this reaction is 40 by RT। Similarly, K2 if we write as A2 e raised power, and activation energy is given minus 30, so minus 30 by RT। And third expression K3 is equal to A3 e raised power minus 20 by RT। ये समझ आया पहले आपको? आपको देखो हर स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है 40, 30, 20। So we can write K equal to A e raised power minus A by RT। A1, A2, A3 डिफरेंट है, तीनों रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी भी डिफरेंट है, RT सेम होगा। अब क्या करें, आपको एक्सप्रेशन दे रखा है K is equal to, क्वेश्चन में देखो रिलेशन दे रखा है K is equal to K1, K3 by K2। अगर K1, K3 और K2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा A1 A3 by A2 into e raised power minus K1 वाली वैल्यू है 40
A3 उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होगी, +20 -30 अपॉन RT। पहले आप ये एक्सप्रेशन जरा एक बार सही से चेक कर लीजिए, कुछ डिफिकल्टी है तो बताइए। तो हमने क्या करा, तीनों स्टेप्स के लिए k को k -e/-a/RT लिया, k1 के a1 e/-a/RT, a1 मुझे नहीं पता, a2 = a2 e/-a/RT, उसका a2 नहीं पता, और k3 के a3 e/-a/RT होगा, वो भी नहीं पता। सेम हो गए तो भी ठीक है, a1 = a2 = a3 आ जाएगा, उससे मुझे क्या करना है। जो चीज मुझे नहीं पता उसको मैं अननोन तो वेरिएबल ही मानूंगा ना, सेम कैसे मान लूं। So a1, a2, a3 will be three different terms, पता नहीं क्या होंगे। I have assumed that it is a1, a2, a3. Activation is given तो मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी है, RT भी नहीं पता मुझे। अब आपने जब सॉल्व करा तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आपको दिया है k1 k3/k2, जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो a1 a3/a2, और जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन में ऐड होगी, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होगी, तो 40 + 20 - 30 ऑन RT। लेफ्ट हैंड साइड में a e/-a/RT से कंपेयर करा तो a की वैल्यू तो आ जाएगी a1 a3/a2, जो हमसे पूछा नहीं गया है। एक्टिवेशन एनर्जी कंपेयर करोगे तो सीधे 30 किलो जूल आपका आंसर। क्लियर? आफ्टर 8th क्वेश्चन यू आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11 से पहले कोई डाउट है किसी का? 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपको टाइम ऑफ कंप्लीशन अप्लाई करना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, टाइम ऑफ completion of zero order reaction is C0 by K। बस वही सीधा फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में लिखा है रिएक्शन A + B gives C + D + 38 किलो कैलोरी as activation energy 20 कैलोरी। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, तो देखो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, A + B gives C + D, और बाद में C + D gives A + B, और इसके लिए +30 किलो कैलोरी दे रखा है, तो इसका मतलब इसकी जो एंथैल्पी है वो -38 किलो कैलोरी हो गया। राइट साइड में जो एनर्जी ऐड होके आई है इसका मतलब उतनी एनर्जी रिलीज हुई है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को कैसे लिखते हैं, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस का डेल्टा H नेगेटिव होता है। तो आपको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की वैल्यू एंथैल्पी के बराबर होती है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा H। अब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एनर्जी आपको 20 दे रखा है, बैकवर्ड रिएक्शन आपको निकालना है, तो डेल्टा H की वैल्यू -38 दे रखी है। यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आ जाएगा 20 + 38 which is 58 किलो कैलोरी। अगर आप भूल गए उसको तो एक बार इसका प्लॉट याद कर लो, बस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्लॉट सिखाया था मैंने आपको। इस प्लॉट में जो डिफरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एनर्जी होता है तो डेल्टा H होता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाली साइड की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, और जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट डायरेक्शन की एनर्जी होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होती है। तो अगर यहाँ से रिलेशन निकालोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डेल्टा H। ये मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया हुआ है, तो ये सीधा फॉर्मूला यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। ग्राफ तो सिर्फ आपको समझाने के लिए दोबारा बना दिया है, अदरवाइज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डेल्टा H। फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 20 दे रखी है, बैकवर्ड रिएक्शन पूछा गया है, और डेल्टा H अपने को -38 किलो कैलोरी लिखना पड़ेगा। वाई -38? क्योंकि A + B जब C + D से रिएक्ट कर रहा है तो 38 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसको माइनस साइन से लिखते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो प्लस साइन से लिखते हैं। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H नेगेटिव। क्लियर? Then you ask question number 12. Question number 12 is given for a first order reaction. The half life is 18 hours. What percentage of reactant will remain after 24 hours? तो अपने पास half life है 18 hours. तो यहाँ से K लिखेंगे first order reaction के, तो it is 0.693 by T half. This is 0.693 by 18 R inverse. अब आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पूछा गया है
कि 24 आवर्स बाद कितना परसेंट रिएक्टेंट बचेगा, will remain after time 24 hours. So we'll assume that T equal to 0, concentration is C, and T equal to 24 hours, concentration is, and T equal to 0 if I'll assume concentration is C naught, and T equal to 24 hours, concentration is let's say C. ये हमने assume कर दिया. तो अब अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे तो इट इज K इक्वल टू 2.303 by T log of C naught by C. आपसे क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिमेन आफ्टर टाइम 24 आवर्स. तो परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिमेन, तो वैल्यू कितनी है, C बचा हुआ है, इनिशियली इट वाज C naught into 100. आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए आप इजीली. क्वेश्चन इज T हाफ दे रखा आपको 18 आवर्स, K इक्वल टू 0.693 by T हाफ अप्लाई करा आपने तो K की वैल्यू आ गई 0.693 by 18 आवर्स, इनवर्स K आ गया. T इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन C नॉट गिवन है, T इक्वल टू 24 पे कॉन्सेंट्रेशन C गिवन, C अज्यूम कर लिया आपने. इसके बाद मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर की एक्सप्रेशन याद कराया था K इक्वल टू 2.303 by T log of C naught upon C. This is expression for a first order matrix. K is equal to 2.303 by T log of C naught by C. Time 24 hours given है, K हम निकाल चुके हैं, मैं C naught by C चाहिए, यहाँ से लिख लेगा. बट पहले हमें देखना है हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया. तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिमेन आफ्टर 24 आवर्स. तो कॉन्सेंट्रेशन रिमेन आफ्टर 24 आवर्स मतलब जो रिमेन कॉन्सेंट्रेशन है वो C है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो C naught, तो कितना फ्रैक्शन बचा, C upon C naught. परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, राइट. अब हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है स्टार्टिंग से. सो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. K की जगह 0.693 by T half, 2.303 times 24 hours log of C naught upon C. So somehow we have to solve C by C naught, तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट. तो इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं माइनस टाइम्स log of C by C naught. आपको पता है लॉग वैल्यू में अगर रेसिप्रोकेट करना होता है तो माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 0.693 into 24 divided by 2.303 into 18. ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0.4 आएगा. अब एक बार पहले प्लीज इतना पार्ट चेक कर लीजिए तो फिर मैं आज आगे की बात बताऊं. तो नेक्स्ट पार्ट अगर इसको सिंप्लीफाई करना है फर्दर तो हमारी वैल्यू हो गई log of C by C naught is equal to minus 0.4. ठीक है, और इस minus 0.4 की जगह हम लोग लिख सकते हैं -1 plus 0.6, और फिर इसको log में रिप्लेस करेंगे तो -1 की जगह लिखेंगे log of 10 to the power -1 plus 0.6 की जगह लिखेंगे 2 log 2. आप ध्यान से देखो जरा एक बार. द क्वेश्चन log 2 की वैल्यू देखो 0.3 दे रखी है, तो 0.6 को लिखो 2 into 0.3 और 0.3 की जगह लिखो log 2, और -1 1 होता है log 10, -1 को पावर में शिफ्ट कर दो तो log of 10 power -1 is -1 और 2.8. तो देखो जो वैल्यू यहाँ लिखी है वही मैंने log में लिखी है. और अब आप जानते हो log of a plus b क्या होता है. This becomes log of C by C naught is equal to log of 2 power 2 into 10 to the power -1. इसको हम लोग सिंपल टर्म में लिख सकते हैं log of 0.4. तो यहाँ से C by C naught की वैल्यू 0.4 आ गई. तो आपको निकालना क्या है, C by C naught into 100, ये आपका 40% आंसर आ जाएगा. एक बार पूरी कैलकुलेशन चेक कर लो, कुछ डिफिकल्टी हो तो बताओ. यस, ये आता है. ओके, so next question we go for question number 13. In question number 13 is given a certain zero order reaction rate constant is given
for the disappearance of A, what will be the concentration of A after 15 seconds if the initial concentration is 0.5? Zero order reaction expression याद है? C equal to C naught minus KT. This is for zero order reaction. C is equal to C naught minus KT. आपसे concentration पूछा है 15 सेकंड में. क्वेश्चन में C naught की वैल्यू दे रखी है 0.5, K की वैल्यू दे रखी है 0.025 और टाइम अपने को दे रखा है 15 सेकंड्स. सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए तो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा. This is 0.5 minus 0.025 into 15. तो सॉल्व करके आंसर निकालो. जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन होता है C is equal to C naught minus KT. बस वैल्यू पुट करो आपका आंसर आएगा. Is that okay? After 13th you ask question number 15. 13 क्लियर है ना? जीरो ऑर्डर का सिर्फ एक्सप्रेशन लगाना है. C equal to C naught minus KT. C naught अपने को क्वेश्चन में 0.5 दिया हुआ है. C की वैल्यू K की वैल्यू 0.025 दे रखा है. टाइम अपने को 15 सेकंड्स दिया है. Put all the values, we'll get the answer. That is question number 15. Sir, 14 please. 14. For 14th question, it's given at 500 Kelvin, the half-life period of the gaseous reaction at initial pressure of 80 kilopascal is 350 seconds. When pressure is 40 kilopascal, half-life period is 175 seconds. पहले observation mark करना है इसका. So the observation is कि जब हमारा pressure 80 kilopascal है, तो उस टाइम पे half-life जो है वो 350 seconds है. और जब आपने प्रेशर उठा के 40 kilopascal किया, which is half, तो उसकी हाफ लाइफ जो दे रखी है वो दे रखी है 175 सेकंड. फर्स्ट यू नोटिस द ऑब्जर्वेशन जो मैंने लिखा. Given the initial pressure is 80 kilopascal and at that time half life period is 350 seconds. When the pressure is 40 kilopascal, half life is 175 seconds. So you'll notice it carefully. यहाँ से यहाँ पे नोटिस करो तो देखो प्रेशर हमने आधा किया हुआ है. तो at the same time you'll notice that half life also becomes half. देखो पहले आपको ऑब्जर्वेशन क्लिक करना चाहिए. अगर आपने प्रेशर हाफ किया है तो ऑटोमेटिकली हाफ लाइफ हाफ हो गई. So it means that half life is proportional to initial concentration, or you may say initial pressure. आपको लॉजिक पता है कि nth ऑर्डर रिएक्शन के T हाफ प्रोपोर्शनल टू C नॉट पावर 1 माइनस n होता है. तो अगर इसको कंपेयर कर देंगे तो 1 माइनस n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ठीक है ना? ये चीज क्लियर हुई? तो बस n की जगह 0 पुट कर दो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा. सो 1 माइनस n की वैल्यू 1 है, तो it means n is equal to 0. क्लियर हो गया ना? यहाँ तक समझ आएगा? आपको हाफ लाइफ का Yes, sir. Thank you. चेक करना है कॉन्सेंट्रेशन से, तो आपको पता चल जाएगा इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. और बिल्कुल यही काम अगले क्वेश्चन में करना है. सेम क्वेश्चन नंबर 15 इज आल्सो आइडेंटिकल क्वेश्चन. 15 में इसी का थोड़ा टेक्निकल वर्जन है. उसने कहा हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. सो हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ये दिया हुआ है क्वेश्चन. अब की बार इसको फिर से कंपेयर कर दो. If you will compare the 1 minus n is equal to minus 3, n is equal to 4. देखो ना T half proportional to C naught power 1 minus n है. अब देखो जो मैंने चार्ट वाले रिलेशन बताए वो लर्न करने पड़ेंगे, अदरवाइज हर बार उतना सॉल्व करके निकाल पाना पॉसिबल नहीं है. तो T half proportional to C naught power 1 minus n है. अपने पास T half proportional to 1 upon C naught क्यों है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया है क्वेश्चन में. तो we can write T half proportional to C naught power minus 3. So 1 minus n equal to minus 3, so that's why n equal to 4. Okay. Clear? Sir, 1 minus
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में देखो आपसे बोला गया है for in which of the following reaction activation of backward reaction is greater than activation of forward reaction. तो आपको मैंने रिलेशन सिखा रखा है activation of forward reaction minus activation of backward reaction is equal to delta H. Now you want that activation of backward reaction is more than forward reaction. तो अगर मुझे activation of backward reaction forward reaction से ज्यादा चाहिए तो इसका सिंपली मतलब है डेल्टा H कैसा होना चाहिए नेगेटिव. अगर एक्टिवेशन जो बैकवर्ड रिएक्शन एक्टिवेशन जो फॉरवर्ड रिएक्शन से ज्यादा हो जाएगा एक्टिवेशन जो बैकवर्ड रिएक्शन अगर एक्टिवेशन जो फॉरवर्ड रिएक्शन से ज्यादा हो जाएगा तो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा और डेल्टा एच नेगेटिव आएगा तो ऑप्शन देख लो कौन से वाले ऑप्शन में ऑप्शन आंसर वाला जाएगा. तो डेल्टा एच नेगेटिव चेक करना है उससे आपको आंसर आ जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. 19 में लिखा है एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन इज 0 देन k इज इक्वल टू जो सीधा मैथमेटिकल क्वेश्चन है. आपको देखो k का फॉर्मूला याद होगा k इज इक्वल टू a e रेज़ पावर माइनस a बाय rt फॉर्मूला सिखाया था और फिर बताया था इस क्वेश्चन में अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 0 ऐड कर दे तो उससे क्या होगा k इज इक्वल टू a आ जाएगा. इसलिए मैंने बोला था a की वैल्यू को क्या बोलते हैं मैक्सिमम रेट कांस्टेंट. k की जो मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर सकते हो दैट इज योर a because k is equal to a e raised power minus a by rt होता है. So when you will put activation energy 0 तो e power 0 1 हो जाएगा k will be equal to a, right? After this you ask question number 26. Before 26 आपको कोई और डाउट है? Sir, 22 and 23. 22 and 23. क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्वेश्चन नंबर 22 is given in a gaseous phase reaction A2 plus B gives half C. The increase in pressure from 100 mm to 120 mm mercury is noticed in 5 minutes. The rate of disappearance of A2 in millimeter per minute. आपको निकालना है कि A2 का प्रेशर चेंज कैसे हुआ है. So A2 gives B plus half C इक्वेशन है आपके पास. T equal to 0 पे इसका प्रेशर 100 mm दे रखा है. So that means the pressure due to A is A2 is 100 mm. अब उसने बोला है रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो T equal to 5 मिनट पे उसने डेटा दिया हुआ है. ये 100 में से कुछ P कम हुआ, B का प्रेशर P डेवलप हुआ, C का प्रेशर P by 2 डेवलप हुआ. यहाँ से अगर टोटल प्रेशर लिखेंगे तो इट इज इक्वल टू 100 minus P plus P by 2 pressure of A plus B plus C and this is given to you 120. So if you simplify further it is 100 plus P by 2 is equal to 120. So you can simply write P is equal to 40. P is equal to 40. यहाँ तक क्लियर? तो अब देखो P का इनिशियल प्रेशर था आपके पास 100 mm मरकरी और P का फाइनल प्रेशर टाइम T के बाद कितना हो गया 100 minus 40 which is 60 mm मरकरी. रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A2 लिखेंगे अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A2 इफ यू राइट तो ये क्या लिखेंगे प्रेशर में जितना डिक्रीज हुआ इनिशियल प्रेशर माइनस फाइनल प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम तो दिस आंसर विल बी 8 mm per minute. Pressure of A2 was initially 100 mm. Final total pressure is 120 mm mercury. So A2 का प्रेशर अगर स्मॉल p कम हुआ तो B का प्रेशर जो क्रिएट हुआ दैट इज P अगेन और C की वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा दैट इज P by 2. टोटल प्रेशर इज नाउ 120. सिंपलीफाई करोगे तो यहाँ से प्रेशर ड्यू टू A2 जो आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी 60. तो कितना प्रेशर डिक्रीज हुआ 100 से 60 कितने टाइम में 5 मिनट्स में. सो रेट बिकम्स 8 mm per minute. ठीक है. Then you ask question number 24.
क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, for the reaction N2O5 is 2NO2 plus half of O2 is given. आपको रिलेशन दे रखा है minus dN2O5 by dt is K1 into N2O5, dNO2 by dt is K2 into N2O5 and dO2 by dt is K3 into N2O5. तो आपको मैंने बताया था किसी भी रिएक्शन का जो रेट लिखते हैं उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं. So we write minus dN2O5 by dt is equal to 1 upon T2 dNO2 by dt. This is equal to 1 upon 1 by 2 into dO2 by dt. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं. अब वैल्यूज पुट कर दीजिए. ये आ जाएगा K1 into N2O5. ये वैल्यू आ जाएगी K2 into N2O5 by 2. और ये वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स K3 into N2O5. N2O5 कट जाएगा, 2 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू 4K3 आ जाएगा. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. एक बार प्रॉपर्ली चेक कर लीजिए. Sir, please show the sum. क्वेश्चन नंबर 23 में देखो लिखा है मिल्क टर्न्स ऑन एट 40 डिग्री सेल्सियस 3 टाइम्स फास्टर है 0 डिग्री सेल्सियस. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सॉलिंग ऑफ मिल्क इज. तो देखो अगर रिएक्शन रेट 40 डिग्री सेल्सियस पे 3 टाइम्स है तो अगर हम रेट कांस्टेंट K2 एट 40 डिग्री सेल्सियस अज्यूम कर लें और K1 एट 0 डिग्री सेल्सियस अज्यूम कर लें तो K2 by K1 की जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स है. पहले इतना चीज नोटिस करो. आपको क्वेश्चन में दिया है मिल्क सॉर एट 40 डिग्री सेल्सियस 3 टाइम्स फास्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो इसका मतलब जो रेट ऑफ द रिएक्शन एट 40 डिग्री सेल्सियस है वो 3 टाइम्स एट रेट एट 0 डिग्री सेल्सियस है. ना इसका मतलब हुआ रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स हो गई. K2 by K1 की वैल्यू 3 हो गई बिकॉज़ टेंपरेचर के साथ रेट कांस्टेंट वैरी करता है. अब आपको फार्मूला याद आना चाहिए टेंपरेचर के साथ वेरिएशन का. मैंने टेंपरेचर के साथ वेरिएशन सिखाया था. log of K1 by K2 is equal to minus EA upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2. So substitute the values and solve. So log of K1 by K2 हो गया log of 1 by 3. एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालना है 2.303 into R की वैल्यू 8.3. आपको कैलोरी मान से निकालना है तो R की वैल्यू कैलोरी पुट कर दो तो 2 कैलोरी into initial temperature is 273 Kelvin and final temperature is 40 डिग्री सेल्सियस. तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करके लिख लो फटाफट. तो 273 प्लस 40 करोगे तो आपका केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा. सो इट इज 313 केल्विन. उसको सिंपलीफाई करना है. तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 2.303. log of 1 by 3 is minus times log 3 तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा. so this into log 3 into 2 into 273 into 313 divided by 40. इतने कैलोरी में आपका आंसर आएगा. उसको सॉल्व करके 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो किलो कैलोरी में आंसर आ जाएगा. अब एक बार कैलकुलेशन करके देख लो कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ. 6 क्वेश्चन नंबर 26 देखो फिर से वही सिमिलर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26 में भी सेम फॉर्मूला लगाना है. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस बैकवर्ड रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर 26 में डेल्टा एच गिवन है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन गिवन है, बैकवर्ड रिएक्शन पूछा गया. सो द फॉर्मूला इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. तो बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम्स में. सो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच. So substitute the value. Activation energy of forward reaction is given to 85. Backward reaction आपको निकालना है और डेल्टा एच की वैल्यू अपने को दे रखी है -20. यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल कम आउट टू 105. चेक कर लो एक बार. कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए. Is that okay? Yes, sir.
26 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर 47. So next question is question number 29. 29 is given specific rate constant for a first order reaction depends on specific rate constant का मतलब K होता है and K is dependent on temperature. होता है rate constant depends on temperature. बस वही कॉन्सेप्ट लगा देना. ये तो theoretical question हो गया. Question number 29 में पूछा rate constant तो उसमें first order second order किसी भी order के लिए rate constant चेक करेंगे तो it is always dependent on temperature. ठीक है. Then you ask question number 31. 31 में लिखा है catalyst lowers the activation energy of forward reaction by 20 kilojoule per mole. It changes the activation energy of backward reaction. मैंने बताया था आपको फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी सेम अमाउंट में चेंज होती है, इसलिए कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन को अफेक्ट नहीं करते. अगर हम कोई भी कैटलिस्ट यूज करते हैं तो कैटलिस्ट अफेक्ट्स बोथ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली. कैटलिस्ट अफेक्ट्स एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली. पॉजिटिव कैटलिस्ट जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेंगे एग्जैक्टली उतनी बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेंगे. और नेगेटिव कैटलिस्ट भी सेम फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जितनी डिक्रीज करेंगे जितनी इंक्रीज करेंगे उतनी बैकवर्ड रिएक्शन में डिक्रीज करेंगे. तो पॉजिटिव कैटलिस्ट जितना एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन डिक्रीज करेगा, नेगेटिव कैटलिस्ट के केस में वही चीज होती है. तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली चेंज होता है. ठीक है. आफ्टर 31 you ask 39. In between any other question? 33, 35 and 36. 33. 33 is given first order reaction is half life completed in 45 minutes. How long it takes to complete 99.9% completion? आपने theory नहीं पढ़ी इसका मतलब ठीक से. क्या सिखाया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 99.9% completion मतलब 99.9% completion is 10 half lives. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था, इसको प्रूफ कर रहा हूँ बट इसको रिजल्ट की तरह याद रखना है क्वेश्चन. For first order reaction 99.9% completion implies T equal to 10 T half. अगर ऐसा है तो आप अपना रिकॉर्डेड लेक्चर से थोड़ा सा रिव्यू कर लो सारे चैप्टर्स. इट्स नीडेड बिकॉज़ आप फॉर्मूले भूल गए. अदरवाइज ऐसे तो हर क्वेश्चन आपको डिफिकल्टी देगा. सो 99.9% कंप्लीशन मैंने आपको प्रूफ ही कराया था. इट रिक्वायर्स 10 हाफ लाइव्स. आपको बोला था इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखना है, अदरवाइज बार-बार सॉल्व करने में बहुत टाइम जाता है. सो टाइम विल बी 10 टी हाफ. सो बस टाइम निकाल दो सीधे. सो 450 मिनट्स आंसर आ जाएगा. इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए. then you ask 35. 35 भी सेम टेंपरेचर कोएफिशिएंट का कांसेप्ट है. टेंपरेचर कोएफिशिएंट में बताया था आपको एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर 10 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर से जितना रेट इंक्रीज होता है उसको टेंपरेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं. So it's given the rate of a chemical reaction doubles in every 10 degree Celsius temperature rise. If the temperature is increased by 60 degree Celsius, then it is increased by 2 power 6. और 10 डिग्री सेल्सियस पे डबल हो रहा है रेट, तो 60 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस कितने फोल्ड हुए? 10 से 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 6 फोल्ड हो गए. 60 डिग्री सेल्सियस राइज कराना है तो एक टेम्परेचर T है, T + 10, T + 20, T + 30, T + 40, T + 50, T + 60. ये फोल्ड हुआ डबल, फिर डबल, फिर डबल, फिर डबल, फिर डबल, फिर डबल, हर बार डबल होता जाना रेट. This is equal to 2 power 6 times. ठीक है. Then question number 39 up to 37. 37 again written in a particular reaction. Time required to complete half of the reaction was found to increase 9 times when the initial concentration of the reactant reduced to 1/3. तो ध्यान से देखो T half जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू C0 पावर 1 - n होता है. अभी उसने क्या बोला है कि जो हाफ लाइफ है वो 9 टाइम्स हो गई
when concentration is turned out to be 1 by 3 times. Is that clear? So that means half life जो हुआ वो proportional to C naught, which is 1 by 3 power. How much will apply at 1 by 3 power that it should become 9? अब 1 by 3 पे कितना power apply करोगे कि it becomes 9? तो -2. अगर हम 1 by 3 power -2 लिखते हैं तो ये 9 times आ जाएगा. तो concentration 1 by 3 करने से half life 9 times हो रहा है. तो आपको 1 by 3 पे power -2 लगाना पड़ेगा. अब इसको कंपेयर कर दो. 1 minus n equal to -2. So n is equal to 3. अगर आपको ऑब्जर्वेशन नहीं क्लिक कर रहा है तो यू मे सॉल्व इट मैथमेटिकली. आप अज्यूम कर लो कि हाफ लाइफ t1 है when concentration is C naught and half life is 9 t1 when concentration is C naught by 3. So अगर हमें हाफ लाइफ का रेशियो लिखा तो it is t1 by 9 t1. concentration का रेशियो लिखा तो C naught by 3 power 1 minus n. तो 1 by 9 equal to 3 power 1 minus n आएगा. 1 by 9 को 3 power -2 लिख लो. कंपेयर करो n की वैल्यू 3 आ जाएगी. This is also a way. अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं क्लिक कर रहा है तो यू कैन सॉल्व इट मैथमेटिकली. क्लियर है? Then you ask question number 39. On question number 39 it's given two substances A and B are present, A and 4B, A equal to 4B. Half life of A is 5 minutes and that of B is 15 minutes. If they start decaying at the same time following a first order kinetics, how much time later both of them would be equal? तो देखो आपको मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से एक कॉन्सेप्ट बताया था कि फॉर एवरी टाइम कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ, टाइम जो है वो फिक्स होता है. तो हमारे पास दो सब्सटेंस है ए और बी. ए की इनिशियल कंसंट्रेशन 4b मान लो या इसको 4x लिख लो. इसकी कंसंट्रेशन x है, t इक्वल टू 0 है. जो ए का हाफ लाइफ है वो अपने को 5 मिनट दिया हुआ है और जो बी की हाफ लाइफ है वो 15 मिनट्स की है. तो t इक्वल टू 5 मिनट पे इसकी कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी 2x. t इक्वल टू 10 मिनट्स पे x हो जाएगा और t इक्वल टू 15 मिनट्स पे x by 2 हो जाएगा. whereas for b t equal to 15 minutes तो exactly 1 by 2 हो जाएगा because half life is 15 minutes. So you may observe that the concentration of A and B becomes equal at the time t equal to 15 minutes. So your answer will be 15 minutes. समझ आया? For a first order reaction हर बार हाफ होने में टाइम कांस्टेंट है, फिक्स लगता है because half life is independent of initial concentration. So every time concentration becomes half, time requires same. So 0 से 4x से 2x होने में 5 मिनट, 2x से x होने में 5 मिनट, x से x by 2 होने में 5 मिनट, यानी 15 मिनट बाद A की concentration 4x से x by 2 हो गया और B का concentration x से x by 2 हो गया because its half life is 15 minutes. So after 15 minutes both becomes x by 2, that means they are same concentration. तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितने टाइम बाद दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी. योर आंसर विल बी 15 मिनट्स. ओके. देन आफ्टर 39 योर नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज 46. सॉरी 42. 39 के बाद 42. Sir, 41. 41. In question number 41 it's given for a first order reaction T3 by 4 is 1200 seconds. Specific rate constant. आपको मैंने half first order reaction भी बताया था. T3 by 4 is 2 times T half. T3 by 4 is 2 times T half. इसके बाद next stage दिखाया था T7 by 8 is 3 times T half. T15 by 16 was 4 times T half, like that. So first order reaction में T3 by 4 is 1 by 4 times of T3 by 4 is 2 times of T half. तो ये वैल्यू आपको दे रखी है 1200 seconds. So from here you will get half life is equal to 600 seconds.
तो स्पेसिफिक रेट जो होता है k इक्वल टू 0.693 by t half, so we write as 0.693 by 600, so approximately 10 to the power minus 3 के आसपास होगा. So this will be approximately 10 to the power minus 3 seconds. ठीक है. सर 2t हाफ कैसे हो गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था ना. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T3/4 2t हाफ होता है, T7/8 3t हाफ होता है, T15/16 4t हाफ होता है, सो ऑन. 99.9% 10t हाफ होता है. मैंने इसकी पूरी कैलकुलेशन सिखाई थी आपको. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन हाफ होने में हर बार फिक्स वैल्यू रहती है. t हाफ T3/4 मतलब 2 बार आता हुआ. T3/4 मतलब पड़ेगा. हाँ, उसके एक चार्ट मैंने बताया था ना. याद नहीं रखना है. अगर ऐसे याद रखना है तो हाफ वैल्यू याद रखनी है. अगर ऐसे नहीं करना है तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा. C0 इनिशियल है, फिर C0/2 है, फिर C0/4 है, फिर C0/8 ऐसे आएगा. ये t हाफ, फिर एक और t हाफ, फिर एक और t हाफ. तो T3/4 का मतलब कंसंट्रेशन फाइनली कितना बचा? C0/4. उसका मतलब 2 हाफ नहीं फिर. हर बार हाफ होने में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. फॉर एवरी टाइम इट बिकम्स हाफ इट रिक्वायर्स सेम टाइम. तो C0 से C0/2 होने में t हाफ लगेगा. C0/2 से C0/4 में भी t हाफ लगेगा. C0/4 से C0/8 में भी t हाफ लगेगा एंड सो ऑन. तो T3/4 का मतलब कंसंट्रेशन फाइनली कितना बचा? C0/4. तो 2 हाफ. या तो हर बार लिखो या रिजल्ट याद रखो तो अच्छा है. Then next question is 42. See, in competitive examination अगर आपको question fast solve करना है तो definitely आपको formula learn कर लेना चाहिए, because that will help you in solving question in time duration. Otherwise क्या होगा? question तो solve कर सकते हो but time limit में नहीं कर पाओगे तो उसका कोई achievement नहीं है. Majority of the examination में time एक अच्छा खासा constraint होता है. तो हर कॉन्सेप्ट हमें मालूम होना चाहिए, because it is possible कि आप एग्जाम के टफ टाइम में एक तो फॉर्मूले भूल जाओ, बट मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्मूला तो क्लिक करना ही चाहिए. सो हैव अ प्रैक्टिस कि आप रोज कम से कम 1-2 बार फॉर्मूले लिख के प्रैक्टिस किया करो. तो 10-15 मिनट्स रोज कम से कम फॉर्मूले लिख के प्रैक्टिस किया करो. ठीक है. 42 क्वेश्चन में लिखा है द रिएक्शन A + 2B gives C + D. A + 2B gives C + D is an elementary process. तो मैंने आपको याद हो एलिमेंट्री रिएक्शन की बोला था लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं. So in an experiment, initial partial pressure of A and B are 0.4 and 0.6. So reaction आगे proceed करेगी तो 0.4 minus x, 0.6 minus 2x, x और x बनेगा. The question is given that Pc equal to 0.2, rate of the reaction relative to the initial case. तो यहाँ पे जो Pc की वैल्यू है that is x, which is given to you 0.2. तो इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करके लिखेंगे, so it becomes 0.2, 0.2, 0.2 and 0.2. So initial rate लिखेंगे तो it is k into active mass of A into B square. This is k into 0.4 into 0.6 square. और फाइनल रेट लिखेंगे तो k into active mass of A into B square. So this is k into 0.2 into 0.2 square. आपसे पूछा है the rate of the reaction relative to the initial rate. That means RF by RI चाहिए आपको. Relative rate का मतलब क्या होता है? You have to find out the ratio. So rate of final, rate final upon rate initial. वैल्यू हो जाएगी 0.2 into 0.2 square divided by k into 0.4 into 0.6 square. इसको सॉल्व कर देते हैं. सिंपलीफाई करो आपका आंसर आ जाएगा. This comes out to be 1/18. ठीक है. 43 में आपको यूनिट ऑफ k लिखना है. यूनिट ऑफ k का मैंने जनरलाइज फॉर्मूला बता रखा आपको. इट इज मोल्स पर लीटर पावर 1 minus n सेकंड इनवर्स. उसी को उसने क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ वैसे सॉल्व करके लिख दो. सो इट बिकम्स मोल्स पावर 1 minus n लीटर पावर n minus 1
सेकेंड इनवर्स ही आता है। फॉर्मूला सीधे मोल्स पर लीटर पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, इसी को सॉल्व करा तो मोल्स पावर 1 माइनस n हो जाएगा, लीटर नीचे है तो पावर माइनस मल्टीप्लाई कर दो, सो लीटर पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, टाइम कम्स 40 टाइम। द स्टैंडर्ड क्वेश्चन अभी आपको सिखाया ना, T15/16 4T हाफ लिखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 49th क्वेश्चन में T15/16 is 4T half, so that is what first order reaction। ऐसे नहीं करना है तो मैंने आपको अभी सिखाया C0 by 2 C0 by 4 C0 by 8 C0 by 16, तो T15/16 का मतलब हुआ C becomes C0 by 16। Now count the half life. This is 1 half life, 2, 3, 4. Every time when it becomes half, it requires half life. In this case, T equal to 4T half. That is first order reaction. And you ask question number 52. Just a minute. 43 का आंसर ठीक हुआ ना बेटा? ठीक है। लीटर पावर n माइनस 1, होल पावर 1 माइनस n, मिनट इनवर्स, या टाइम की जगह सेकंड इनवर्स लिखो, मिनट इनवर्स लिखो, दैट्स इट। भाई सेकंड की जगह टाइम लिख सकते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शन में मिनट इनवर्स दी मैंने, तो आप सेकंड की जगह मिनट इनवर्स लिखो, दैट इज इट। बट पावर मैच कराओ, सी वाले ऑप्शन में अपोजिट पावर लिखी हुई है, ध्यान से देखो। Notice it carefully in question number 43, ये पावर मैच करानी है, तो यहाँ मैच कर रही है। ठीक है, then you ask question number 45 also। लिखा है A is the initial concentration, K is the rate constant for zero order reaction, time of completion C0 by K, simple formula है तो। 45 के लिए सीधे फॉर्मूला C0 by K। ठीक है, then you comes question number 52। क्वेश्चन में दिया हुआ है, reaction A gives B plus C is found that at the end of 10 minutes from the start, the total optical rotation of system was 50 degree, and when the reaction is complete, it is 100 degree. Assume that only B and C are optically active and dextrorotately, the rate constant for the first order reaction। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, किसी भी ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो हमेशा हर उस फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट कर सकते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो। तो पता है कि जो एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन है वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन है। तो मैं राइट A gives B plus C, T equal to 0 पे इसके A मोड एज्यूम कर दो, उसको 0 0 ले लो, T equal to T पे ये वैल्यू A minus x हुआ, ये x हुआ और ये x हुआ, और T tends to infinity पे 0, ये A और ये A। इतना समझ आया पहले? तो आपको जो टाइम दे रखा है वो एक 10 मिनट्स दे रखा है और एक 5 मिनट दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी है दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो B का ऑप्टिकल रोटेशन अगर हम θ1 एज्यूम कर लें और C का θ2 एज्यूम कर लें, तो T equal to T पे जो टोटल ऑप्टिकल रोटेशन आएगा that is given to you 50 degree, so that will be equal to x into θ1 plus x into θ2। ये चीज इंफिनिटी पे कैलकुलेट करेंगे तो वहां 100 दे रखा है, तो इट इज A into θ1 plus A into θ2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपको मैंने फर्स्ट ऑर्डर के क्या फंडा सिखाया था, K equal to 2.303 by T log of A upon A minus x लिखते हैं, इनिशियल अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन लिख देते हैं डायरेक्ट।
तो a तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है, बस a माइनस एक्स चाहिए किस तरीके से. सो व्हाट यू डू, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो और उसमें इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो. सो दिस बिकम्स, यही काम आपको ऑपरेट करना है, a टाइम्स थीटा 1 प्लस a टाइम्स थीटा 2 माइनस x टाइम्स थीटा 1 माइनस x टाइम्स थीटा 2 डिवाइडेड बाय a times theta 1 plus a times theta 2 is equal to 100 minus 50 by 100. ऐसा करेंगे. ठीक है. अब ऊपर वाले पोर्शन को अगर सॉल्व करोगे तो a कॉमन कर लेंगे. तो a minus x times theta 1 plus theta 2 divided by. Sorry, Cliff. So look at question number 52 again. I said a gives b plus c. मैंने a का ऑप्टिकल रोटेशन theta 1, b का b का ऑप्टिकल रोटेशन theta 1 और c का ऑप्टिकल रोटेशन theta 2 अज्यूम करा, because question में clearly given है that b and c are optical. We can't hear you. Sir. So I said question Yes, number sir. 52 में फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए. एक बार क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए जल्दी से. So in question number 52 I said that optical rotation of B and C are assumed theta 1 and theta 2 because A is optically inactive. Okay. Second thing I said that t equal to 0 पे हमने A का मोल्स A assume किया हुआ है, B के मोल्स 0 और C के मोल्स 0. यहाँ था ओके. तो t equal to 0 पे moles of A is A, B and C is 0. t equal to 10 minutes पे A minus x, x और x assume किया. t tends to infinity पे it becomes 0 A and A because A पूरा consume हो गया. So अब अगर हम optical rotation लिखेंगे तो optical rotation given है 50 डिग्री. B का optical rotation theta 1 per mole है, x moles के लिए x into theta 1 और C के लिए x into theta 2. Similarly t tends to infinity पे आपको optical rotation 100 given है. Check it properly. At t equal to 10 minutes, optical rotation is 50 degree, and when reaction is complete, which is t infinity, it is given 100 degree. So 100 becomes a into theta 1 plus a into theta 2. अब आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हमारा जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज k is equal to 2.303 by t log of a upon a minus x लिखना होता है. a जो है वो इनिशियल मोल्स होते हैं और x जो है वो फाइनल मोल्स होते हैं. इसका रेशियो लिखना होता है हमको हर बार, राइट. तो फॉर दैट हमने क्या करा कि जो हमने इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करके निकाला हुआ है उसमें इक्वेशन नंबर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके बाय 2 करा हुआ है. आपको थोड़ा मैथमेटिकली अपने आप सॉल्व करके देखना है तो आपको क्लिक करेगा. सो आई हैव रिटन इट एज a theta 1 plus a theta 2 minus x theta 1 minus x theta 2 becomes a theta 1 plus a theta 2. ऊपर वाले पोर्शन में से a minus x कॉमन करोगे तो इट becomes theta 1 plus theta 2 और नीचे वाले एक्सप्रेशन में से a कॉमन करोगे तो इट becomes theta 1 plus theta 2. Now if you take the ratio, तो theta 1 plus theta 2 cancel हो जाएगा and it comes out to be 50 by 100 which is 1 by 2. Okay. तो यहाँ से अगर हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो हमारा रिजल्ट आया a minus x by a is equal to 1 by 2 which simply means a by a minus x is 2. बस अब एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर दो 2.303 by t log of 2 simply. राइट. बस इसको सॉल्व कर लो. log 2 is 0.3010 so 2.303 into 0.3 by 10 this becomes 0.0693 minute inverse. Now check out properly the complete question. So in question number 53 your language is little tricky. It's given in a gaseous reaction. Important to understand the upper atmosphere. Water plus O reacts bimolecularly to form two OH radical. तो क्वेश्चन में लिखा है वाटर की ऑक्सीजन से रिएक्शन होके दो OH रेडिकल बनते हैं. So delta H for the reaction is given 72 kilojoule and activation energy of forward reaction जो अभी हम लिख रहे हैं वो given है 77 kilojoule.
Then activation energy for the bimolecular recombination of two OH radical to form water and O, यानी reverse reaction के लिए activation energy पूछ रहे हैं. क्वेश्चन पढ़ लो, बस इंटरप्रिटेशन समझ आ जाएगा. तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. बस लैंग्वेज थोड़ा क्वेश्चन लिखने में टफ की गई है. अब ध्यान से देखो कि वाटर और ऑक्सीजन कंबाइन होकर दो OH रेडिकल बनाने की एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो 77 किलो जूल दे रखी है. डेल्टा एच 72 किलो जूल है. आपको एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकालना है. So activation energy of forward reaction minus activation energy of backward reaction is delta H. Activation energy of forward reaction minus activation energy of backward reaction is delta H. Now substitute the value 77 minus activation energy of backward reaction is 72. So from here you get activation energy of backward reaction is 5 kilojoule per joule. Okay. तक आपको डिस्कशन से ये चीज क्लियर हो गई होगी. देयर आर सम 5-6 फॉर्मूलाज व्हिच वी आर यूजिंग मल्टीपल टाइम्स इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. उनको एक बार अच्छे से लर्न कर लेना है तो इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग क्वेश्चन लिटिल फास्टर. ओके. क्वेश्चन नंबर 55 is given. A drop of solution of volume 0.5 ml contains 3 into 10 to the power minus 6 moles of H plus. The rate constant of disappearance of H plus is this. The time required for H plus to disappear in the drop is. एक बार क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट की यूनिट देखो आप. आपको क्वेश्चन में गिवन है रेट कांस्टेंट इज 1 into 10 to the power 7 मोल्स पर लीटर सेकंड इनवर्स. तो आप यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन. कैसे पता चला? यूनिट ऑफ के देखो, मोल्स पर लीटर सेकंड इनवर्स. दिस इज द यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब अगर आपने इंटरप्रेट कर लिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उससे पता चल गया कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो कांस्टेंट हो गया. ठीक है. टाइम रिक्वायर्ड फॉर H plus टू डिसअपियर द ड्रॉप. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टाइम ऑफ कंप्लीशन कितना होता है? टाइम ऑफ कंप्लीशन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन C naught by K. Initial concentration लिखना है हमको. तो that is 3 into 10 to the power minus 6 moles in a drop of 0.05 ml. उसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10 power minus 3 this much moles per liter and the K value is given to you 1 into 10 to the power 7. इसको सॉल्व कर दीजिए. ये concentration लिख लो moles per liter में और टाइम से डिवाइड कर. So concentration is 3 into 10 to the power minus 6 moles at 0.05 ml. So you can write it 3 into 10 to the power minus 6 upon 0.05 into 10 power minus 3 moles per liter upon time is 1 into 10 to the power 7. इसको सॉल्व कर दीजिए. Sir, please explain how you interpret that this zero order reaction. Unit of K से. I have solved it with the unit of K. उसको simplify करोगे तो 6 into 10 to the power 9 seconds आपका आंसर आ जाएगा. Unit of K is moles per liter power 1 minus n second inverse होता है. जीरो ऑर्डर की यूनिट क्या होती है? मोल्स पर लीटर सेकंड इनवर्स. Okay. जीरो ऑर्डर Sir, T is equal to C naught अपॉन K. टाइम ऑफ कंप्लीशन लिखना है ना. जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टाइम ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला C naught अपॉन K, हाफ लाइफ का डबल. C naught is initial concentration, K is given with the question. Initial concentration में लिखा है moles upon volume. With that you get the answer. okay, sir. Can you ask question number 56? Six questions given in the first order decomposition of oxalic acid from the following data were obtained. Time is 0, 300 and 600. KMnO4 uses 22, 17 and 13.4. Half life period for the reaction निकालना है. तो देखो जो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज होगा that will be proportional to mole. तो हमारा एक्सप्रेशन आएगा K equal to 2.303 by T log of C naught by C. ठीक है.
यहाँ पे जो C नॉट है वो प्रोपोर्शनल टू 22 है और जो C है वो प्रोपोर्शनल टू 17 है। उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो सीधे सीधे। K equal to 2.303 by T is 300 सेकेंड, log of 22 by 17। तो आपको log 22 भी दे रखा है, log 17 भी दे रखा है। तो solve divided by 300, log 22 is 1.34, log 17 is 1.23। इसको solve करके फाइनल आंसर रिपोर्ट करें। Just solve it and you will get the answer. So with this information you will get K in second inverse. अगर पूरा नहीं भी सॉल्व कर रहे हो तो सपोज करो 2.303 by 300 लिख लो और 1.34 and 1.23 is 0.11, राइट? इतना लिख लो पहले। अब आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की हाफ लाइफ पता है 0.693 by k। हाफ लाइफ इज 0.693 by k, so this is same as 0.693 by 2.303 into 0.11 into 300 seconds। फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो आपका मिनट्स, बाद में इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ऑप्शंस मिनट्स में दिए हो। तो फर्दर 60 से डिवाइड कर देना, मिनट्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, so we'll stop here. Rest of the portion we'll do in the next class.